Assalamu alaikum student, welcome to the physics school student. Today we are discussing all about the uncertainty principle. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपली। In 1927, Heisenberg proposed that position and momentum of a particle cannot both be measured simultaneously with perfect accuracy। 1927 के अंदर हैज़नबर्ग ने प्रपोजल दिया, एक प्रपोजल पेश किया। उस प्रपोजल के मुताबिक आप लोग एक ही वक्त में एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड मोमेंटम और उसकी पोजीशन को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। मीन एक पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ सही तरह से आप लोग मेजर नहीं कर सकते। ये प्रपोजल दिया 1927 के अंदर हैज़नबर्ग ने, और उसके इस प्रपोजल को हम लोग नाम देते हैं हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। एंड दिस इज कॉल्ड हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। There is always a fundamental uncertainty associated with any measurement। जब आप लोग एक पार्टिकल का पोजीशन या मोमेंटम मेजर करेंगे स्टूडेंट, तो इन मेजर्ड वैल्यूज़ आप पोजीशन और मोमेंटम के साथ कोई ना कोई अनसर्टेनिटी एसोसिएट करेगी। मीन उसका ये मानना था कि पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में सही तरह से मेजर नहीं किया जा सकता। तो उसने कहा अगर आप लोग दोनों को एक ही वक्त में मेजर करेंगे तो दोनों मेजर्ड वैल्यू में से किसी एक के साथ अनसर्टेनिटी एसोसिएट करेगी। मीन अगर आप लोग पोजीशन को सही तरह से मेजर आउट कर लेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर आप लोग एक पार्टिकल का मोमेंटम सही तरह से मेजर आउट कर लेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट से क्या मुराद है, ये हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 इन मेजरमेंट के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो का जो लिंक है आपको स्टूडेंट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप लोग अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी का मैं इंट्रो आपको बता देता हूँ। अनसर्टेनिटी का मतलब है पॉसिबल एरर। पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट जो होती है उसको हम लोग नाम देते हैं अनसर्टेनिटी का। हैज़नबर्ग का ये मानना था कि पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इनकी मेजर्ड वैल्यू के साथ कोई ना कोई अनसर्टेनिटी लिंक्ड होगी। दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब आप लोग एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करेंगे तो इनमें जो एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी होगी ये उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से बिल्कुल नहीं होगी, जिसकी मदद से आप लोगों ने पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यूज़ को डिटरमाइन किया है, बल्कि ये किस वजह से होगी, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की वजह से होगी। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या है, आप लोग प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि एक पार्टिकल के साथ साथ वेव के तौर पे भी बिहेव करता है, और अगर एक वेव के साथ साथ पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करे, इसको हम लोग नाम देते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, या इन शॉर्ट आप इसको ड्यूल नेचर बोल सकते हैं। ये जो पोजीशन और मोमेंटम एक पार्टिकल का साइमल्टेनियसली मेजर आउट नहीं किया जा सकता, उनके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी होगी। ये अनसर्टेनिटी किस वजह से होगी, हैज़नबर्ग का ये मानना था ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूल नेचर ऑफ वेव की वजह से होगी। इन शॉर्ट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की वजह से होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस तरह के ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है। दिस प्रिंसिपल इज़ कम्प्लीटली निग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये जो प्रिंसिपल है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है ही नहीं। मीन तमाम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिनमें हमारे पास मूविंग कार है, मूविंग बस है, मूविंग मोटरसाइकिल है, मूविंग पर्सन है, ये तमाम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स पे हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये किन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होगा, बट प्रीडोमिनेंट फैक्ट ऑफ लाइफ इन एटॉमिक डोमेन्स।
ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एंड मिजॉन्स एक्स्ट्रा। ये तमाम एलिमेंट्री मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये समझते हैं कि किस तरह से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है और किस तरह से ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है, और इन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन भी ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, आप उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। आप लोग जानते हैं लाइट एनर्जी की एक वो किस्म है जो देखने का एहसास पैदा करती है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए आप उस पर लाइट मारेंगे। आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि लाइट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ अ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज अ फोटॉन, कि लाइट फोटॉन की कंपोजिशन है, फोटॉन से मिलकर बनी है। जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहेंगे, आप उस पर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, आप उस पर फोटॉन इंसिडेंट करवाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टेनिस बॉल है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी के साथ पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इस पर ये फोटॉन इंसिडेंट करवाते हैं। ये फोटॉन यहाँ पे इस पर इंसिडेंट होंगे और यहाँ से इस मूविंग टेनिस बॉल से स्कैटर होंगे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमें ये टेनिस बॉल मूव करता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ कि जैसे ही हम लोग इस टेनिस बॉल पे फोटॉन इंसिडेंट करवाते हैं, फोटॉन इंसिडेंट स्कैटर होकर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो टेनिस बॉल हमें मूव होता हुआ या आगे हरकत करता हुआ नज़र आता है। तो क्या ये जब फोटॉन इस टेनिस बॉल से स्ट्राइक करते हैं तो क्या ये इंसिडेंट फोटॉन इस टेनिस बॉल के पाथ को या इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये ऐसे ही है कि एक कार मूव कर रही थी, मूविंग कार थी, उसको देखने के लिए हमने उस पर लाइट मारी, तो क्या इंसिडेंट लाइट की वजह से उस कार की डायरेक्शन में या उसके पाथ में कोई चेंज आएगा स्टूडेंट? हरगिज नहीं आएगा। एक मूविंग पर्सन है, उसको देखना चाहते हैं, उस पर आप लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, तो क्या मूविंग पर्सन के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाने के बाद, फोटॉन उस पर इंसिडेंट करवाने के बाद उसकी डायरेक्शन जो उसके पाथ में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ना उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, ना उसके पाथ में चेंज आएगा, क्योंकि ये एक अजीब सी बात है कि फोटॉन मारे किसी हैवी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आ गया। ये हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसी तरह से ये लाइट मारी तो इस पर इसकी डायरेक्शन में, टेनिस बॉल की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू ही करेगी विद द वेलोसिटी v। तो इस टेनिस बॉल जो कि हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहाँ पे थी, सम टाइम इंटरवल के बाद ये यहाँ पे पहुँचाई है, इसकी ये न्यू पोजीशन है, इसकी अगर हमें वेलोसिटी मालूम हो तो इसकी पोजीशंस को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। x इज इक्वल टू दी वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल मल्टीप्लाई द टाइम टेकन। इस फार्मूले से हम लोग इस मूविंग टेनिस बॉल की पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हमें पता है इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, फोटॉन इंसिडेंट करवाने के बावजूद इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही, तो इसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसके मोमेंटम की वैल्यू को भी हम लोग साइमल्टेनियसली परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका मोमेंटम हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इन वेलोसिटी। इन दो फार्मूला से हम लोग इस मूविंग टेनिस बॉल की पोजीशन आफ्टर टाइम इंटरवल t और इसके मोमेंटम को विद द परफेक्ट एक्यूरेसी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक मूविंग इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट, लेट्स सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन, दिस डॉट से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, जिसका मास स्मॉल m है और ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है।
इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए मैंने ये एक लैम्डा वेवलेंथ का फोटान इस पे इंसिडेंट करवाया है। अगर हम लोग इंसिडेंट फोटान की एनर्जी की बात करें स्टूडेंट, तो वो हमारे पास है E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडिंग बाय लैम्डा। अगर इंसिडेंट फोटान के मोमेंटम की बात करें स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एच डिवाइडिंग बाय lambda, where h is a Planck's constant and lambda is a wavelength of this incident photon। देखिए जिस तरह से मैंने इस मूविंग टेनिस बॉल को देखने के लिए इस पे ये बीम ऑफ फोटान इंसिडेंट करवाई, बीम ऑफ फोटान मूविंग टेनिस बॉल से स्कैटर हुई, तो इन स्कैटरिंग फोटान की मदद से मैंने इस मूविंग टेनिस बॉल को ऑब्जर्व किया, तो जिसकी वजह से मैंने देखा कि जब मैंने यहाँ पे इंसिडेंट फोटान करवाए इस टेनिस बॉल के ऊपर, इंसिडेंट फोटान की वजह से टेनिस बॉल के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आफ्टर टाइम टी के बाद मैंने इसकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली विद द परफेक्ट एक्यूरेसी डिटरमाइन कर लिया। लेकिन जब मैं बात करूंगा मूविंग इलेक्ट्रॉन की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैंने ये एक फोटान ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इस पे इंसिडेंट करवाया है स्टूडेंट। तो क्या ये जो इंसिडेंट फोटान है इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक जब करेगा, तो क्या ये इंसिडेंट फोटान इसके पाथ को चेंज नहीं करेगा? नो, ये इंसिडेंट फोटान इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के पाथ को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देगा। जबकि आप लोग देखें टेनिस बॉल की पाथ को इंसिडेंट फोटान चेंज नहीं कर रहे क्योंकि ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए जब हम लोग इस पे फोटान इंसिडेंट करवाएंगे, इंसिडेंट फोटान इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पाथ को चेंज कर देगा। जब ये इंसिडेंट फोटान इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के पाथ को चेंज कर देगा, तो उस केस में हम इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। अगर हम लोग इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हम इस पे शॉर्टर वेवलेंथ का फोटान इंसिडेंट करवाएंगे। आप लोग जानते हैं अगर इंसिडेंट फोटान जो है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो वो लेस डायफ्रैक्शन परफॉर्म करवाएगा। अगर इंसिडेंट फोटान की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो मोर डायफ्रैक्शन परफॉर्म करवाएगा, क्योंकि देखिए जब फोटान इस इलेक्ट्रॉन के जाके स्ट्राइक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायफ्रैक्ट होगा। इंसिडेंट फोटान की वेवलेंथ कम होगी तो इस इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन कम होगी, मीन स्मॉल रीजन में इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी पोजीशन को हम लोग एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन अगर इंसिडेंट फोटान का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से मोर डायफ्रैक्ट होगा, मीन ज़्यादा रीजन में इसके फैलने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से हमें इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने में मसला पेश आएगा, हम इसकी पोजीशन को सही तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पे इन शॉर्ट लिख सकते हैं, द अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन पोजीशन ऑफ अ electron is approximately equal to the wavelength of incident photon, mean delta x uncertainty in position of electron ये इक्वल है किसके? wavelength of incident photon। अगर इंसिडेंट फोटान की वेवलेंथ स्टूडेंट कम होगी, लो होगी, स्मॉल होगी, तो इलेक्ट्रॉन लेस डायफ्रैक्ट होगा इस इंसिडेंट फोटान से, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी भी कम होगी। अगर इंसिडेंट फोटान की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डायफ्रैक्ट होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन जो डायफ्रैक्ट हुआ है बाय इंसिडेंट फोटान उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी मैक्सिमम हो जाएगी। मीन लैम्डा की वैल्यू स्मॉल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल। लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा, इंसिडेंट फोटान का वेवलेंथ ज़्यादा, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया, दोबारा इसको नोट कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटान, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। लेकिन अगर हम लोग बात करें मोमेंटम ऑफ दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन की,
जब हम लोगों ने शॉर्टर वेवलेंथ का फोटॉन मारा है तो हम उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी को तो रिड्यूस कर देंगे, मीन पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जब ये फोटॉन जाके इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक करेगा, इसके साथ स्कैटर होगा, तो ये इंसिडेंट फोटॉन अपना मोमेंटम भी तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने जा रहा है। आप लोग जानते हैं इंसिडेंट फोटॉन जो आपने यूज़ की है टू फाइंड दी पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो शॉर्टर वेवलेंथ का है। अगर इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ शॉर्टर होगी स्टूडेंट, तो हमारे पास जो इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम है उसकी वैल्यू कैसी होगी? यस, ग्रेटर हो जाएगी। इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ कम तो मोमेंटम ज़्यादा, मीन इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम ज़्यादा है तो जब वो स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम भी तो ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा। जब मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा आप उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, उसको आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने जो फोटॉन इंसिडेंट करवाया है उसका वेवलेंथ शॉर्टर था, मोमेंटम ज़्यादा था। जो ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम बाय द फोटॉन टू द इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो गया है, तो मोमेंटम ऑफ दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन अनसर्टन हो जाएगा, जिसको आप लोग लिख सकते हैं द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी से। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, ये ऑलरेडी मैंने इसको लिखा हुआ है, एच विच इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडिंग बाय लैम्डा। इसको आप लोग नाम दे दें इक्वेशन 2 का। मैं इसको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। आपने इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही तरह से डिटरमाइन करने के लिए जो फोटॉन इंसिडेंट करवाया है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर है ताकि ये इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट कम हो, ये कम रीजन में रहे, इसकी पोजीशन को आप लोग अच्छी तरह से मेजर कर लें। लेकिन एक मसला और आ गया है, जब आपने कम वेवलेंथ का फोटॉन इस मूविंग इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करवाया, वेवलेंथ कम थी उस इंसिडेंट फोटॉन की तो उसका मोमेंटम ज़्यादा था। तो इंसिडेंट फोटॉन का जब मोमेंटम ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, फोटॉन अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। तो जब इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। आप इसकी पोजीशन को तो जो अनसर्टेनिटी है उसको सही तरह से फाइंड कर लेंगे। आप यूँ कहें कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लेंगे, उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए, वेवलेंथ कम है इंसिडेंट फोटॉन की तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन जो डायफ्रैक्ट हो रहा है बाय द इंसिडेंट फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तो आप सही तरह से मेजर कर लेंगे, उसकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस कर देंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है उसमें अनसर्टेनिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उसकी वैल्यू को आप लोग सही तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। यही बात हमने की थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई एच ओवर लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा लैम्डा से कैंसल हो जाएगा, सो वी कैन राइट हेयर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच एंड एच इज अ Planck's constant. So this is a mathematical expressions of the Heisenberg uncertainty principle. ये Heisenberg uncertainty principle का mathematical expression है. This is a product of uncertainty in position of electron and uncertainty in momentum of electron is equal to the Planck's constant. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट वो प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसको हम लोग नाम देते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ये अनसर्टेनिटी कैसे हम लोग मतलब पोजीशन को सही तरह से मेजर करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ जाएगी, इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए, लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं कि मैंने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो अनसर्टेनिटी थी डेल्टा एक्स उसको मैंने रिड्यूस कर दिया 0 के इक्वल,
तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ेगी, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास है डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो हो गया है, इसको यूं भी तो लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू एच डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जीरो हो गया है तो ये हमारे पास हो जाएगा एच डिवाइडिंग बाय जीरो, समथिंग ओवर जीरो किसकी इक्वल, इन्फिनिटी होगा। मीन अगर आप लोग डेल्टा एक्स जीरो करेंगे, डेल्टा एक्स जीरो मीन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मीन जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी थी, एरर थी, उसको खत्म कर दिया, जीरो कर दिया है। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी कितनी हो जाएगी, यस इन्फिनिटी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सेम अगर हम लोग बात करें, आप लोग अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को अगर जीरो करें, मीन मोमेंटम सही तरह से फाइंड कर लें इलेक्ट्रॉन का, तो फिर क्या होगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैसी होगी, इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडिंग बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी आपने जीरो कर दिया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो कर दी है, तो ये एच ओवर समथिंग इन्फिनिटी। अगर आप लोगों ने मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो कर दिया है, मीन मोमेंटम सही तरह से फाइंड कर लिया है, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, यस उसको लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मीन एक चीज़ आप अच्छे से फाइंड करेंगे, उसमें अनसर्टेनिटी खत्म करेंगे, एरर रिमूव करेंगे, तो दूसरी में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि पोजीशन को सही तरह से डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों ने इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ शॉर्टर रखा, तो हमने उसकी पोजीशन को सही तरह से फाइंड कर लिया, लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी। सेम अगर मैं अदर हैंड पे बात करूँ कि ये इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का अगर मैं मोमेंटम डिटरमाइन करना चाहता हूँ, अगर मोमेंटम डिटरमाइन करना चाहता हूँ इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का, तो फिर मैं किस टाइप का फोटॉन इंसिडेंट करवाऊंगा, यस उसके लिए मुझे जो है ना कम एनर्जी वाला फोटॉन इस मूविंग इलेक्ट्रॉन पे मारना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं एनर्जी और मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लार्जर वेवलेंथ का फोटॉन सपोज कर ले मैं इंसिडेंट करवाता हूँ। अगर मैं इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम डिटरमाइन करना चाहता हूँ विद द परफेक्ट एक्यूरेसी, तो मैं किस टाइप का फोटॉन इंसिडेंट करवाऊंगा, ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ, एक लॉन्गर वेवलेंथ का फोटॉन मैं इंसिडेंट करवा देता हूँ। अगर मेरे पास इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ लॉन्गर है स्टूडेंट, तो उसका मोमेंटम स्मॉलर होगा, क्योंकि मोमेंटम और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम कम होगा, इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम कम होगा ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट फोटॉन अपना कम मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है स्टूडेंट, वो हम लोग अच्छी तरह से विद द परफेक्ट एक्यूरेसी विद नो अनसर्टेनिटी डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन उस वक्त पोजीशन में क्या चेंजेस आएंगे, पोजीशन में क्या चेंजेस आएंगी उसको देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने मोमेंटम को डिटरमाइन करने के लिए एक लॉन्गर वेवलेंथ का फोटॉन इंसिडेंट करवाया इस इलेक्ट्रॉन पे, तो उस केस में वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ग्रेटर थी तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन कम हुआ। अगर इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम कम है तो कोलिजन ऑफ फोटॉन इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट फोटॉन अपना कम मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन था जब उसे इंसिडेंट फोटॉन कम मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा तो उसके मोमेंटम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जब उसके मोमेंटम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तो उसके मोमेंटम को हम लोग परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन पोजीशन में क्या चेंज आएगी उसको देख लेते हैं कि हमने जो फोटॉन इंसिडेंट करवाया है उसका वेवलेंथ है लॉन्गर। अगर इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ होगा लॉन्गर, इंसिडेंट फोटॉन का अगर वेवलेंथ होगा स्टूडेंट लॉन्गर, तो आप लोग जानते हैं अगर फोटॉन का वेवलेंथ लॉन्गर है तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डायफ्रैक्ट भी लार्जर होगा, इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जब डायफ्रैक्ट होगा उसकी डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि फोटॉन का वेवलेंथ ज़्यादा, इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डायफ्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा डायफ्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा रीजन में होगा। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रीजन में डायफ्रैक्ट हो जाता है तो उसकी पोजीशन को आप लोग सही तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मोर इज़ द वेवलेंथ, मोर इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट ज़्यादा होगा, डायफ्रैक्ट ज़्यादा होगा तो मीन ज़्यादा रीजन में फैलने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, उसकी पोजीशन को सही तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे, तो उसकी पोजीशन में
अनसर्टेनिटी आ जाएगी अगर आप लोग इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए उस पर फोटॉन इंसिडेंट करवाएं शॉर्टर वेवलेंथ का, तो आप उसकी पोजीशन को सही तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ कम है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उसका मोमेंटम आप सही तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसका मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो आप किस टाइप का फोटॉन इंसिडेंट करवाएंगे, लॉन्गर वेवलेंथ का। अगर लॉन्गर वेवलेंथ है इंसिडेंट फोटॉन की तो इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम कम है, तो ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ फोटॉन एंड मोमेंटम कम ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन को बाय दी फोटॉन। तो आप फोटॉन का जब मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को वो कम ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को तो आप डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन चूंकि इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ ज़्यादा था तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट ज़्यादा होगा, तो इस तरह से आप उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। इन शॉर्ट अगर आप लोग पोजीशन में अनसर्टेनिटी को ज़ीरो करते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़ीरो करते हैं पोजीशन में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम। बोथ एंटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद दी परफेक्ट एक्यूरेसी। एक को परफेक्ट करेंगे दूसरी अनसर्टन हो जाएगी। ये मैंने मैथमेटिक्स की एल्केमी से भी आपको बताया है और यहाँ पे ये थ्योरेटिकली भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये तो हमने बात किया पोजीशन और मोमेंटम की टर्म में। हम लोग इस हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एनर्जी और टाइम की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरह से, इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे दोबारा राइट करते हैं। ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। आप लोग जानते हैं ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, द फोर्स इज इक्वल टू, मैकेनिक्स में पढ़ा है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू निकालें डेल्टा पी, ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स इनटू टाइम। तो अगर हम लोग डेल्टा चेंज की बजाय यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात करें, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये वाली वैल्यू इधर डेल्टा बी की जगह पे पुट कर दें, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इनटू एफ अनसर्टेनिटी इन टाइम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। इसको रीअरेंज करें, फोर्स इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन टाइम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए फोर्स इनटू पोजीशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है वर्क डन के, और वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होता है, डेल्टा ई। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। तो इसकी जगह पे डेल्टा ई लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा यस डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन टाइम is approximately equal to the Planck's constant. This is another form of अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप सेम जिस तरह से एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली विद द परफेक्ट एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसी तरह से एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एनर्जी और टाइम को भी साइमल्टेनियसली विद द परफेक्ट एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते। दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मोमेंटम और पोजीशन वाली फॉर्म थी, ये एनर्जी और टाइम वाली फॉर्म है। लेटर ऑन इस प्रिंसिपल को मोर प्रिसाइज करने के लिए हेज़नबर्ग ने इसमें कुछ चेंजिंग की। ये पोजीशन और मोमेंटम की टर्म को हम लोग लिख देते हैं। हेज़नबर्ग ने ये बोला कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। उसने इसको यूँ बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल देन एच कट। ये एक एडवांस फॉर्म है किसकी, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल और ग्रेटर देन एच कट। एच कट क्या है स्टूडेंट, एच कट को हम लोग नाम देते हैं
रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट का, और इसकी वैल्यू होती है h डिवाइडिंग बाय 2π। प्लैंक्स कांस्टेंट को 2π से डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। ये इक्वल होता है हमारे पास 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड, जो कि अक्सर MCQs में पूछा जाता है। द रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट एच कट का ये वैल्यू है हमारे पास। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल आर ग्रेटर देन h डिवाइडिंग बाय 2π। सो दिस इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए ये जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम है, इसको इक्वल आर ग्रेटर देन द h डिवाइडिंग बाय 2π लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है, या तो वो रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। मीन इससे ज़्यादा उसमें अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका भी और इसका भी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट की, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है ना, वो मैक्सिमम h के इक्वल हो सकता है। एडवांस फॉर्म, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी, या तो वो इक्वल हो सकती है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट या इससे ग्रेटर होगी। ये हमारे पास एडवांस फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बात की है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मुतल्लिक